हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर आपको नहीं पता है मैं कौन हूँ तो मेरा नाम सुनांशु है और मैं इस चैनल पे बेसिकली क्लास +2 के लिए ई बिजनेस की वीडियोस डालती हूँ। बट मैंने कुछ मंथ्स पहले एक एमओपी की वीडियो डाली थी विच वाज इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑफिस और आप लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। एंड उसके बाद से मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि आप और एमओपी के चैप्टर्स बना दीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी क्वेरीज आई। तो अभी तक तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, बट अभी एक चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने बोला कि आप बना दीजिए बिकॉज देयर इज सम डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। तो वो है डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑफिस। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वो सारा चैप्टर जो है कवर करने वाले हैं। एमओपी एक बहुत ज़्यादा थ्रेटिकल सब्जेक्ट है तो कई बार वीडियोस काफ़ी लंबी चली जाती हैं। तो मे बी कि ये वाली वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाए, पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यूट्यूब चैप्टर्स बना दूंगी। नाउ व्हाट अ यूट्यूब चैप्टर इज कि आप हर हेडिंग के आगे एक टाइम स्टैम्प आ रहा होगा। जैसे ही आप उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे आपकी वीडियो उसी टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ब्रेक्स लेके भी देख सकते हैं। जहां तक आपको समझ आ रहा है वहां तक आप एक बार में सिटिंग दीजिए, उसके बाद आप वापस से आइए ब्रेक के बाद और उसी टाइम स्टैम्प से आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इजी टू नेविगेट रहेगा आपके लिए। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको कोई और भी चैप्टर चाहिए तो हम वो जरूर बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है वो है डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑफिस। चलिए। सो फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले ये एक डेफिनेशन आ जाती है डिपार्टमेंट की। हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, पर हमें पता तो हो कि आखिरकार एक डिपार्टमेंट है क्या। करेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, अ डिपार्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ वर्क ग्रुप कंबाइंड फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। करेक्ट। तो डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक सर्टेन फंक्शन जो है करता है। दैट्स इट। आपके पास एक बहुत बड़ी सी चीज है, उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में जो है डिवाइड कर दिया और हर टुकड़े को ये बता दिया कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हमारा घर है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। उसमें से एक जो आपने उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि ये 3 लोग जो है ये घर का काम संभाल लेंगे और ये जो 3 लोग हैं वो बाहर का काम संभाल लेंगे। ठीक है। आपने उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी कि जो घर के बिल जो भरने हैं वो इस डिपार्टमेंट को भरने हैं और जो बाकी का मार्केट से सामान लेके आना है वो इस डिपार्टमेंट को लेके आना है। तो आपने क्या किया, एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को छोटे छोटे सेट्स में, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया और उन्हें कुछ सर्टेन फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने उनको दे दी, जिससे क्या होता है किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा काम किसने किया या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है। हम लोग घरों में ये चीजें डिफाइन नहीं करते, बट हमारे घर में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमेशा ही ये चीज होती है, हर पर्सन की एक सर्टेन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। या कुछ 2-3 लोग, अगर आप जॉइंट फैमिली में है तो 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो मिलके एक सर्टेन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं कि उन 3 या 4 लोगों में से कोई भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करेगा या वो मिलके डिसाइड करके कंप्लीट करेंगे। सो इट्स लाइक कि आपके पास बहुत सारे लोग थे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह और उसमें से आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए। वही चीज हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ बोल रहे हैं कि एक वर्क ग्रुप है जिन्हें आपने बांधा है साथ में एक सर्टेन फंक्शन या सिमिलर नेचर की एक्टिविटी करने के लिए। ये एक सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज अ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, departmentation is the process of grouping similar activities into divisions, units or departments for the purpose of control and coordination. अब जो ये डिपार्टमेंट बनाने का प्रोसेस है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटेशन। क्या है डिपार्टमेंटेशन? फिर हमारे डिपार्टमेंट की ही डेफिनेशन आ गई कि सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज करने वाले जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक साथ लाने के प्रोसेस को, उन्हें डिवाइड करने के प्रोसेस को डिपार्टमेंटेशन बुलाते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, each department looks after and is responsible for a particular activity of the enterprise. अब जो हर डिपार्टमेंट है वो किसी एक सर्टेन एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आपने सुना होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बाद आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट सुना होगा, आपने डेवलपिंग डिपार्टमेंट सुना होगा। तो उस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो है डिफाइंड होती है और हर डिपार्टमेंट की एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नंबर एंड टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑपरेटिंग इन अ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा।
हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनली डील कर रही हो, तो उसे इंटरनेशनल अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट चाहिए हो, और वहीं पे हो सकता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लोकल शॉप है जो इंटरनेशनल मार्केट से डील नहीं करी, तो वहां पे आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, वो सब जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि डिपार्टमेंट क्या है और डिपार्टमेंटेशन क्या है, एज वेल एज उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अब इन्हीं फीचर्स को कंबाइन करके हमारे पास दो लोग थे, एक थे लुइस एलन और एक थे कूंट्ज, जिन्होंने एक डेफिनेशन दी हमें डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो अब हम इनको पढ़ लेते हैं। ये थोड़ी भारी भरकम सी डेफिनेशंस हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले सिंपल वर्ड्स में बताया कि डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंटेशन क्या है। अब इन डेफिनेशंस का क्या होता है कि कई बार आपको एग्जाम में फिलअप की तरह पूछ लेते हैं कि ये कि इन्होंने कहा था या इन्होंने क्या कहा था। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए व्हाट इज डिपार्टमेंट और आप ये सिंपल सी जो हमारी डेफिनेशन है ये भी दे के आएंगे तो ये करेक्ट है, बट अगर आपको स्टिल एक फेमस कोट या एक पर्सनालिटी के साथ जाना है तो आप ये वाले डेफिनेशंस को भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार पढ़ लेंगे। Departmentation is a means of dividing a large and monolithic functional organization into smaller, feasible administrative units. वही चीज है कि एक डिपार्टमेंटेशन क्या है, वो एक प्रोसेस है एक बड़ी लार्ज मोनोलिथिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे स्मॉलर फिजिबल और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स में तोड़ना, डिवाइड करना उनकी फंक्शनिंग के लिए। ये कहा था लुइस एलन ने। अब एक और डेफिनेशन सामने आई। A department is a distinct area, division or branch of an enterprise over which a manager has authority for performance of specified activities। कि डिपार्टमेंट क्या है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक छोटा हिस्सा है, एक छोटी ब्रांच है जिसके ऊपर एक मैनेजर की अथॉरिटी रहती है कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज करवाने के लिए। तो उसे ये जो डेफिनेशन है ये एक डिपार्टमेंट की डेफिनेशन है और ये हमें दी थी कून्स ने। ठीक है, तो आप इसमें से जो भी आपको पसंद है आप वो डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन, कि डिपार्टमेंटेशन करने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ठीक है, तो हमारे तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू सिंप्लीफाई मैनेजरल टास्क, अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आपको सारे मेंबर्स को एक ही साथ में अटेंड करना होगा या कंट्रोल करना होगा, उन्हें का ध्यान रखना होगा कि वो क्या मॉनिटरिंग करनी होगी, तो बहुत ही ज्यादा टफ है। तो हम डिपार्टमेंटेशन को ऑब्जेक्टिव में बता सकते हैं कि उसको जितने भी आपके मैनेजरल टास्क हैं, उन लोगों को मेंटेन करने के या उनको मैनेज करने के टास्क हैं, वो सारे सिंप्लीफाई हो जाते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपको कोई ऑडिट करना है। ठीक है, आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट एक ही बार में करना होगा और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आप डिपार्टमेंट्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि आज फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑडिट है, आज इस डिपार्टमेंट का ऑडिट है, या किसी भी और तरीके के आपको फंक्शनिंग या फंक्शंस क्रिएट करने हैं, अटेंड करने हैं, किसी भी तरीके का कोई भी मैनेजरल जो टास्क होगा वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि आपको जिन लोगों को मॉनिटर करना है, नंबर ऑफ सेट ऑफ पीपल वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज टू स्पेशलाइज एक्टिविटीज। अब जो आपके कुछ लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हैं वो सारे ही फाइनेंस के अंदर एक्सपर्ट्स होंगे। ठीक है, वो सारे फाइनेंस के लिए आपने उनको हायर किया होगा, तो वो जो स्पेशलाइज फाइनेंस की सारी एक्टिविटीज हैं वो सारी उन्हीं के पास जानी चाहिए। तो एक हमें एरिया मिल गया, एक डिपार्टमेंट मिल गया जिसके अंदर वो सारे लोग मौजूद हैं स्पेशल एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट इज टू मेंटेन कंट्रोल बाय ग्रुपिंग द एम्प्लॉयज विद इन सम वेल डिफाइंड फील्ड्स। तो ये भी वही हो गया कि जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंस के सारे लोग एक साथ हैं, उसी तरीके से जो एम्प्लॉयज हैं उनका एक सर्टेन ग्रुप बन जाता है जिनके ऊपर कंट्रोल रखना जो है इजी हो जाता है। तो ये हमारे तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं डिपार्टमेंटेशन के लिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है नीड, एडवांटेजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, हमने डिपार्टमेंटेशन की डेफिनेशन देख ली। अब पॉइंट आता है कि चलो हमने कर दी, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। वैसे हम काफी सारे एडवांटेजेस बातों बातों में डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल अब हम उनकी एक एक करके एडवांटेजेस देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। As jobs are well defined and responsibilities are fully mentioned, it is easy to fix responsibility for the results. अब मैंने आपको भी बताया था कि हमने उनको बता दिया कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कौन सा काम या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है। तो वो क्या है, एक वेल डिफाइंड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई।
तो इससे क्या हुआ कि अब वो डिपार्टमेंट को पता है कि उन्हें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है और वो किसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट। नेक्स्ट आता है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। वेल डिफाइंड जॉब्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अथॉरिटी हेल्प द वर्कर्स टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस। अब क्योंकि हमने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डिफाइन कर दी और लोग अपने क्लियर हैं कि उनको क्या अचीव करना है, उनके क्या टारगेट्स हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा जो है बेटर हो जाती है। नेक्स्ट आता है बेटर कंट्रोल। डिपार्टमेंटेशन फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल एज स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस आर वेल नोन। जो डिपार्टमेंटेशन है उससे काफी ज्यादा कंट्रोल आ जाता है क्योंकि आपको पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे क्या होता है जो परफॉर्मेंस है उस डिपार्टमेंट की वो स्टैंडर्डाइज हो जाती है। ठीक है। बजट which is main control center can be prepared to control the income and expenditure of all departments। अब हर डिपार्टमेंट को एक सर्टेन बजट अलॉट किया जाता है, ठीक है, जो कि बहुत इजी है मेंटेन करना। अब जो बजट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मैटर करता है बिकॉज इट्स लाइक द सेंट्रल यूनिट, राइट। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली बजट मेंटेन नहीं होगा तो आपके जो पूरा सिस्टम है हिल जाएगा। तो बजट एक बहुत ज्यादा सेंट्रल कंट्रोल सेंटर रहता है। तो हर डिपार्टमेंट के लिए आप एक सर्टेन बजट जो है अलॉट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी नीड्स। डिपार्टमेंटेशन also provides a basis by which top management coordinates all the activities of all departments। अब हमारी जो टॉप कंट्रोलिंग मैनेजमेंट रहती है, जो आपके ऊपर के मैनेजर्स हैं या कोई भी है, उसमें कैसे कंट्रोल रहता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको ऑडिट करना है या आपको किसी तरह की कोई एक्टिविटीज करनी है तो क्या होगा कि आज हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए है, नेक्स्ट हमारा डेवलपिंग डिपार्टमेंट के लिए, तो उनको कैटेगराइज करके जो काम करना है वो काफी ज्यादा ईजी हो जाता है, कोऑर्डिनेट करना ईजी हो जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक सर्टेन, जैसे कि एक डिजिटल आपका डिपार्टमेंट है जो कि सारे आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स का ध्यान रखता है, जितनी भी आपकी एंड्रॉयड एप्स बन रही हैं, आपके सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिजिटल डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी मैनेजर्स हैं, कोई भी प्रोजेक्ट या कितने भी आप काम कर रहे हैं डिजिटल डिपार्टमेंट के अंदर, उन सबके जो प्रोजेक्ट हेड्स हैं, ठीक है, जो मैनेजर्स हैं, उन सबके बीच में एक मीटिंग है टू डिसाइड कि हमारा आगे का क्या प्लान है हमारे डिजिटल डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उसमें क्या हुआ, हायर मैनेजमेंट ने इजी हो गया उनके लिए बहुत ज्यादा मेंटेन करना। उन्हें अब पता है कि उन्हें सिर्फ उन्हीं मैनेजर्स को मीटिंग के लिए बुलाना है जो एक डिजिटल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, to bring unity in action, meeting at times is held between the heads of different departments। अब इन सब डिपार्टमेंट्स को एक अलग पर्सन जो है हेड कर रहा है। अब एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भी एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन होनी काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्या होता है, जो हर डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनके बीच में रेगुलर जो मीटिंग्स हैं वो हेल्ड होती रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे देख। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज अप्रेजल बिकम्स इजी। Actual performance of each department can be separately noted down, thereby enabling the top management to identify weak or insufficient departments of the organization. Timely corrective actions can be taken to bring such departments on right track। अब इसमें क्या है कि डिपार्टमेंटेशन के साथ बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर देखना कि कौन से डिपार्टमेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से डिपार्टमेंट्स जो है वीक परफॉर्म कर रहे हैं। और जो डिपार्टमेंट्स वीक परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर बाद में ध्यान दिया जा सकता है कि वो वीक क्यों परफॉर्म कर रहे हैं और उनके लिए कौन सी एक्टिविटीज करना जरूरी है जिनसे कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी जो टारगेट है उसके साथ ट्रैक पे आ सके और अलाइन हो सके। अब इसमें अप्रेजल्स काफी इजी हो जाते हैं क्योंकि आपको पता लग जाता है कि विच डिपार्टमेंट्स आर बिहेविंग इन विच मैनर, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का रूल हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है बेस्ड अप्रेजल्स होंगे। तो आप डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वीक रह गए हैं परफॉर्मेंस के अंदर। Next is benefits due to specialization. Single or a few individuals cannot look after all the activities of an enterprise themselves. So instead of focusing on all the operations, they can concentrate on only one or some operation due to division of organization into departments, and each department is managing only activities related to that operation। अब सबसे अच्छा जो बेनिफिट जो हम लोग अभी तक बताते ही आ रहे हैं बार बार वो यही है कि एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारे ऑपरेशंस को लुक आफ्टर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप कहें कि एक ही पर्सन पूरा का पूरा घर चलाए तो वो पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं चूक रह जाएगी।
वो घर का भी काम करे, वो बाहर का भी काम करे, वो सारे बिलिंग्स का भी ध्यान रखे, वो सारे आपके ग्रोसरीज का भी ध्यान रखे, बच्चों को भी देखे, तो ये चीजें नहीं हो पाती हैं, एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस नहीं है। वहीं पे जब आप एक डिपार्टमेंट के अंदर आपने एक पर्सन को बता दिया कि ओके दीज आर सर्टेन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी हैं, वो पर्सन ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, उन्हें अच्छे से मैनेज कर पाएगा। वही चीज है कि सारे जो लोग हैं, चाहे कुछ इंडिविजुअल्स हैं, वो सब कुछ नहीं देख सकते, तो डिपार्टमेंटेशन के अंदर क्या है, चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज अनॉटमी। When departments are created, the departmental manager are given fair amount of free hand regarding operation decisions. अब क्या है, ऑटोनॉमी में क्या हो जाता है कि जब एक डिपार्टमेंट को क्रिएट किया जाता है, अब जो उसका हेड है या उसके जो मैनेजर्स हैं, उन्हें एक काफी अमाउंट ऑफ जो है लिबर्टी मिलती है डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, उनके पास काफी अथॉरिटी होती है कि किस तरीके से वो उस डिपार्टमेंट को चलाना चाहते हैं। Such autonomy and freedom provide motivation to these managers, which makes them show better performance in future. अब जब इतनी ज्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और आपको कुछ भी अपने तरीके से करने की परमिशन दी जाती है या अथॉरिटी दी जाती है, तो उससे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन आती है। तो जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, उन्हें काफी मोटिवेशन रहता है, और इससे क्या है, वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, अपना बेस्ट फुट जो है फॉरवर्ड रखते हैं। ठीक है, जो कि फ्यूचर में जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बेटर है। चलिए आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। अब हम ये बता रहे हैं कि जो डिपार्टमेंटेशन है, ठीक है, वो हमने कर दी, हमें समझ में आ गया कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, पर डिपार्टमेंटेशन करें किस बेसिस के ऊपर, मेथड क्या है एक डिपार्टमेंट को डिफाइन करने का, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स बनेंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है वो है बाय टेरिटरी। हम टेरिटरी के बेसिस के ऊपर जो है अपना डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड वेयर एरिया ऑफ ऑपरेशन इज बिगर एंड इज इन फेयर ऑफ सिचुएशंस। अब इसमें क्या बोल रहे हैं हम कि टेरिटरी बेस्ड हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। अब ये कब पॉसिबल है कि आपका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, सपोज कीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए। अब उनके ऑफिसेज जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया भी हैं और इंडिया के अंदर भी कितनी सारी जगहों पे हैं। बॉम्बे में होगा, बैंगलोर में होगा, हैदराबाद में होगा, दिल्ली में होगा, कितनी सारी और जगहों पर भी होगा। तो जहाँ पे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा लोकेशंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और काफी दूर वाली लोकेशंस के ऊपर बेस्ड है, इंडिया में भी है, यूएस में भी है, फ्रांस में भी है, उन चीजों में जो है आप टेरिटरी बेस्ड एक डिपार्टमेंट की जो है डिवीजन कर सकते हैं। The activities are divided into regions and it helps achieving economy. अब इसमें क्या है कि इकोनॉमी के ऊपर भी आता है। अगर मैं आप इंटरनेशनल बिजनेस की ही बात करूं, तो आपका एक जो रीजन है वो एशिया रीजन हो सकता है और आपका एक यूरोप एक टेरिटरी बेस्ड रीजन हो सकता है। तो इसमें आपने क्या किया, एशिया के अंदर आपने और बता दिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया करके आपने और उसको जो है डिवाइड कर दिया रीजन बेस्ड। तो इस पे आपकी क्या है, इकोनॉमी को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। नेक्स्ट इज ओनली द गुड्स रिलेटेड टू दैट रीजन आर सेंट फॉर सेल सो एज टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ वही वाली जो चीजें हैं, जो गुड्स हैं जो उस रीजन में अवेलेबल हैं, सिर्फ वही जो है आप मार्केट करते हैं, आप सेल करते हैं कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखने के लिए। लोकल फोर्स ऑफ सेल्समैन कैन बी यूज टू बी मोर इफेक्टिव। जो आपके उस रीजन के लोकल जो सेल्समैन हैं, जो आपकी फोर्स है, वो आपको काफी ज्यादा मदद करती है इफेक्टिवनेस लेके आने में, बेटर परफॉर्म करने में। A bigger enterprise is usually more beneficial using this method. अब ये जो मेथड है टेरिटरी पे डिवाइड करने का, ये सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही फायदेमंद होता है। छोटी के लिए काम करे, उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा कम है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज बाय प्रोडक्ट। This method can be adopted by big institutions only, such as production of item A, B और C. अब जो हम प्रोडक्ट के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट के ऊपर डिवाइड करना है ना, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। सपोज कीजिए आपकी कोई सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ 3 या 4 प्रोडक्ट्स ही हैं, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और वो उन्हीं में डील करती है। तो आप प्रोडक्ट बेस्ड जो है डिवीजन कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, कि ये हमारा प्रोडक्ट ए जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसका एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया हमने। ठीक है,
These all will have their own departments based on functions as above. Then there will be a different department that will combine all the efforts of all the departments under chief executive और board of directors. अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास एक और डिपार्टमेंट होगा जो सारे डिपार्टमेंट्स की जो है कॉम्बिनेशन को मेंटेन करेगा, उन सबको आपस में जोड़ेगा. और वो जो डिपार्टमेंट होगा वो किसके अंडर होगा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव के अंदर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर डायरेक्टली परफॉर्म करता है. राइट. नेक्स्ट इज बाय फंक्शंस. अब हम फंक्शंस के ऊपर भी जो है हमारे डिपार्टमेंटेशन को कर सकते हैं. Here groups or departments are based on the nature of duties to be performed. अब इसके अंदर क्या होता है कि किस तरीके की ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी है उसके बेसिस के ऊपर आपका एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है. Same kind of activities are combined to a single unit or function such as purchase, production, market, etc. अब जैसे कि अगर किसी को परचेज रिलेटेड जो है सारे काम करने हैं, जितने भी एक्टिविटीज हैं, तो वो सारी एक परचेज डिपार्टमेंट के अंदर फॉल कर जाएंगी. ऐसे ही प्रोडक्शन और मार्केटिंग रहता है. मे बी ब्रॉट अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट. Similarly, office work may be divided into several departments such as cash, filing, correspondence, legal and reproduction, etc. अब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर भी फंक्शंस के ऊपर ही जो है डिवीजन करी जा सकती है, जैसे कि ये कैश डिपार्टमेंट है, ये फाइलिंग डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपका लीगल डिपार्टमेंट आ जाता है, और इन सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में हम आगे पढ़ने भी वाले हैं. तो दिस इज हाउ एक फंक्शन के ऊपर आप एक एक्टिविटी की नेचर के ऊपर आप डिपेंड करते हैं कि आपका जो डिपार्टमेंटेशन है वो कैसे होगा. चलिए आगे देखेंगे. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम जो डिपार्टमेंटेशन है वो किसके ऊपर कर सकते हैं, बाय नंबर्स. In this method, manpower is divided in some groups and are put under the management of an executive. अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जितनी भी मैन पावर है, जितने भी लोग आपके पास काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ स्मॉल जो है ग्रुप्स में आप डिवाइड कर देते हैं और एक सर्टेन मैनेजमेंट के अंदर जो है आप उन्हें डाल देते हैं वर्क करने के लिए. बट दिस मेथड इज नॉट प्रेवलेंट नाउ एज नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशंस हैव इंक्रीज्ड. बट अब जो नंबर्स के साथ डिवीजन करने वाला, डिपार्टमेंटेशन करने वाला मेथड है वो ज्यादा इन यूज नहीं है, कोई यूज नहीं करता है. उसका रीजन क्या है कि हर पर्सन के पास कोई अलग ही स्पेसिफिकेशन है. राइट. जैसे मैंने आपको बताया था कि अब आपने फाइनेंस के जितने भी लोग हायर किए हैं तो आप उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डालना चाहते हो क्योंकि उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो फाइनेंस के ऊपर है. ठीक है. अगर मैं अब एक डिपार्टमेंट बना दूं जिसके अंदर मैंने रैंडमली बस ये बना दिया कि ठीक है हर डिपार्टमेंट में कुछ 200 लोग होंगे, तो मैंने कोई भी रैंडम 200 लोग ऑर्गेनाइजेशन के लेके एक डिपार्टमेंट बना दिया. अब कोई उसमें से फाइनेंस में अच्छा है, कोई मार्केटिंग का पर्सन है, कोई डेवलपर है, तो वो जो है फंक्शनिंग करना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए बाय नंबर्स की जो डिपार्टमेंटेशन है अब ज्यादा कोई भी यूज नहीं करता है. ठीक है. लेबर स्किल्स हैव इंक्रीज. अब वही चीज है कि जो आपके पर्सन हैं जिनको आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनके स्किल्स जो हैं वो और ज्यादा रिफाइन हो चुकी हैं पहले से. पहले क्या होता था, सबकी जो स्किल्स थी वो सेम होती थी, तो आप बाय नंबर उनको डिवाइड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी. पर अब हर पर्सन की जो स्किल है वो डिफरेंट है, हर कोई एक सर्टेन स्किल सेट रखता है. ठीक है. नाउ पर्सन्स इन अ टाइप ऑफ वर्क इंक्लूड ओनली स्पेशलाइजेशन एंड नॉट नंबर ऑफ वर्कर्स. अब ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन ने कहाँ पे किस एरिया में स्पेशलाइजेशन की है. ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो 200 लोगों का है या 50. ऐसा हो सकता है कि वो 200 लोग जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन रखते हैं वो मिलके भी वो एक्टिविटी अचीव ना कर पाए, वो टारगेट अचीव ना कर पाए जो कि कुछ 50 उसी डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज्ड लोग कर पाए. ठीक है. तो अब आपका डिपार्टमेंट जो है वो नंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. नेक्स्ट हमारे पास है बाय कस्टमर्स. Here customers guide in the process of departmentation. अब ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, कस्टमर्स गाइड करते हैं प्रोसेस को. Here customers get specialized services from the institution. इसमें क्या होता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनको स्पेशलाइज्ड जो है स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से. मैनेजमेंट कंबाइंस द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स फॉर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. ठीक है. अब जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, जो हमारा ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप है ऑफ कस्टमर्स के लिए जो एक्टिविटीज है उन्हें कंबाइन कर देती है. A garment manufacturing company may categorize the operations for men, women and kids in different departments. अब सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है. ठीक है. तो उसने क्या किया, जो अप्रैल्स है, ठीक है, वो अप्रैल्स बना रही है, उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया डिपार्टमेंट्स को कि ये जो डिपार्टमेंट है वो मेंस के ऊपर मेंस के वर्क को हैंडल करता है. मेंस की जो भी टी शर्ट्स बनी है,
शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, जितना भी मेन कलेक्शन है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और एक विमेन डिपार्टमेंट को क्रिएट किया जाता है और एक किड्स डिपार्टमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कस्टमर बेस्ड हो गया कि आपका जो कस्टमर है उसकी क्या ट्रेट है। करेक्ट। उसके बाद देखेंगे, इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव डिफरेंट स्ट्रीम्स सच एज इंजीनियरिंग, लॉ, लिटरेचर एंड कॉमर्स। अब ये था हमारा गारमेंट का, और अगर हम वहीं पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी देखेंगे तो वहां पे भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरीके से आप उन्हें डिवाइड कर सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अगर आप कॉलेज की ही बात करें तो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, आपका लॉ डिपार्टमेंट है, आपका लिटरेचर डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, आपके डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स और चॉइस ऑफ मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। क्या हमारे पास चॉइसेस हम बना सकते हैं हमारे मेथड्स के ऊपर डिपार्टमेंटेशन करने के लिए। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इकोनॉमी। इकोनॉमी इन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज अनदर फैक्टर इन कंबाइनिंग वेरियस एक्टिविटीज इन अ ग्रुप। अब एक ग्रुप के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम साथ में क्लब करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल इज फैसिलिटेटेड बाय ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इन स्मॉल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जो आपका कंट्रोल है वो किस तरीके से आता है, छोटे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है क्लब करने में, ग्रुप करने में। डिपार्टमेंट्स शुड बी सो क्रिएटेड एज टू फिक्स क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिपार्टमेंट्स इस तरीके से क्रिएट करने चाहिए, अभी हमने मेथड्स पढ़े थे कि हम किस किस बेसिस पे कर सकते हैं, तो आपको वो बेसिस को चूज करना चाहिए जिसके साथ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्लियरली डिवाइड हो। आपके दो डिपार्टमेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन सा डिपार्टमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है। इट शुड बी वेरी क्लियर कि कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस डिपार्टमेंट के अंदर फॉल करती हैं। अब आपका एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है और एक मार्केटिंग का, तो फाइनेंस वालों को ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि मार्केटिंग के टास्क उनको परफॉर्म करने हैं। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना, क्लियर करना बहुत जरूरी है। दिस शैल इनेबल अ मैनेजर टू कंट्रोल द एक्टिविटीज इफेक्टिवली। अगर ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्लियरली डिवाइडेड होंगी हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो मैनेजर को उसे कंट्रोल करना भी इजी होगा और वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी होगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। While creating departments, objects of an enterprise must be considered. Objectives will determine the type of department. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन को छोटे डिपार्टमेंट्स में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके छोटे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान में रखनी चाहिए चीज कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, या आपके डिपार्टमेंटेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को छोटे यूनिट्स में क्यों तोड़ रहे हैं, आप क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका हर डिपार्टमेंट कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा। अब मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है कि जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, ठीक है, वो उसको हैंडल करने, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव हो गया। तो जब मैं डिपार्टमेंटेशन करूंगी मुझे ये ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करके ध्यान में रख के डिपार्टमेंटेशन करनी है। करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है की एक्टिविटीज। Such activities must be placed in a separate department under the supervision and control of chief executive. अब की एक्टिविटी से क्या बात है, की का क्या मतलब है, चाबी। चाबी से हमारा मतलब है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आती हैं उन सबको एक सेपरेट डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग रखेंगे, और उस डिपार्टमेंट को हम डायरेक्टली जो है एक चीफ एग्जीक्यूटिव, कोई हायर अथॉरिटी के पर्सन के डायरेक्ट अंडर उस डिपार्टमेंट को प्लेस करेंगे, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज मेन एक्टिविटीज हैं, की एक्टिविटीज हैं, इंपॉर्टेंट हैं। Next is specialization. Departments are created so as to avail benefits of specialization and division of labor. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी लोगों को फाइनेंस की नॉलेज है उनको हम एक डिपार्टमेंट के अंदर रखेंगे, जितने भी मार्केटिंग के लोग हैं उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग रखेंगे। तो ये क्या है, उनकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड हम डिसीजन लेते हैं ताकि हम उनकी स्पेशलाइजेशन का आगे बेनिफिट ले सके और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। स्पेशलाइजेशन एनहांसेस एफिशिएंसी। ऑब्वियसली अगर आपका एक डिपार्टमेंट है उसमें सारे स्पेशलाइज्ड लोग हैं उसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और काफी ज्यादा आप एफिशिएंटली वर्क करता है आपका डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। The work of all departments has to be coordinated. अब आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए, अब आपके सारे डिपार्टमेंट्स का जो काम है वो आपस में भी तो जो है कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। करेक्ट। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि बजट बनाना है,
आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है जुलाई के लिए बजट बना दिया, बट आपकी जो डेवलपिंग टीम है उसने आपको अगस्त के लिए प्लानिंग बता दी कि कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्या उनका स्टेटस रहेगा। उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो आप क्या रिपोर्ट जनरेट करेंगे? आप रिपोर्ट ही नहीं जनरेट कर सकते, ठीक है। या आपको क्वार्टर की रिपोर्ट जनरेट करनी है, आपके एक डिपार्टमेंट ने करंट क्वार्टर के ऊपर अपडेट दे दिया और आपके नेक्स्ट डिपार्टमेंट ने जो है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए प्लानिंग करके दे दी, तो ये तो गलत हो गया। आपके पास तो कोई एंड कंक्लूजन ही नहीं आया। तो दो डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। For this, it is necessary to divide the activities and create departments in such a way so as to facilitate coordination. इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके डिपार्टमेंट्स इस तरीके से बनाए जाएं, क्रिएट करे जाएं कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। All departments must function under a component manager, usually called general manager. तो अब क्या है कि एक आपका जनरल मैनेजर होता है, ठीक है, कंपोनेंट मैनेजर हो गया, जिसने सारे डिपार्टमेंट्स को इस तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करना है, कंट्रोल करना है। तो आपका जो जनरल मैनेजर है वो पास करेगा कि सभी डिपार्टमेंट्स को जो है आने वाले नेक्स्ट मंथ जुलाई के लिए या किसी भी मंथ के लिए, जैसे कि अभी नेक्स्ट मंथ फरवरी होने वाला है 2021, तो फरवरी 2021 के लिए जो है बजट क्रिएट करना है और आपको जो है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए प्लानिंग करनी है। तो ये मैसेज जो है आपका जनरल मैनेजर सभी डिपार्टमेंट्स को देगा, ताकि सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है और ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि उन्हें किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है काम करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन डिपार्टमेंटेशन कि जब आप डिपार्टमेंटेशन करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है टू आइडेंटिफाई टास्क एंड ड्यूटीज। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि वो डिपार्टमेंट जो है आपका वो कौन से टास्क और ड्यूटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टू एनालाइज डिटेल्स ऑफ ईच टास्क, हर टास्क जो आपने डिफाइन किया है उसके आप डिटेल्स के ऊपर देखते हैं कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो किसी और डिपार्टमेंट को हैंडल करनी चाहिए या बेटर हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू ग्रुप सिमिलर एक्टिविटीज। आप ये ध्यान रखते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज आप लिस्ट कर रहे हैं उन एक डिपार्टमेंट के पास सिमिलर एक्टिविटीज हों। ठीक है, टू इंट्रस्ट द ग्रुप एक्टिविटीज टू अ डिपार्टमेंटल हेड। अब वो जो एक्टिविटीज आपने साथ में ग्रुप की हैं वो आपका जो डिपार्टमेंटल हेड है उसके अंडर आने वाली हैं, तो क्या वो दोनों आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। नेक्स्ट, टू डिफाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स। अब आपके जितने भी डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उनकी क्या अथॉरिटी है, वो कौन से डिसीजंस ले सकते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके टारगेट्स हैं, वो भी वेल डिफाइंड जो है मेंशन करने और क्लियरली बताने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो ये आपके सारे स्टेप्स हैं जो आपके डिपार्टमेंटेशन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब हम कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जिस डिपार्टमेंट की बात करने वाले हैं वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। Production department brings into motion the part which performs the task of changing raw material into final product. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा होता है? वो वाला डिपार्टमेंट है जो कि रॉ मटेरियल जो है, कुछ भी रॉ जो आपके पास डेटा है उसको लेके एक फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है, इसलिए इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बुलाया जाता है। ठीक है, दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर डूइंग इट। अब एक रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे बनाना है, एक फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसका जितनी भी प्लानिंग है वो भी सारी इसी डिपार्टमेंट के अंदर आती है। This department should work in a good coordination so that it may not have to face problems. अब जो ये डिपार्टमेंट है इसको बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन में जो है काम करना पड़ता है ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। अब किस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं ये डिपार्टमेंट फेस कर सकता है? सिचुएशन ऑफ प्लांट कि कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरीके से लोकेटेड है। मे बी आपको बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है आपका सी से आना है, तो आपको सी के पास आपकी लोकेशन होनी जरूरी है, बट आपकी लोकेशन सी के पास नहीं है, तो किस तरीके के साथ वो सारा मैनेज होगा, वो इस डिपार्टमेंट को एक प्रॉब्लम फेस कर सकता है। टू मेक प्रोडक्शन इन टाइम, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने का, उसके अंदर ही आपकी जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। टाइप ऑफ प्रोडक्शन, यूज ऑफ मटेरियल, प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल एटसेट्रा। तो ये सारी जितनी भी चीजें लिस्ट की गई हैं उसके लिए बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए, नहीं तो किसी में भी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आ सकती है। फैक्ट्री डिपार्टमेंट इज अ सब डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये आप थोड़ा नोट कर लेंगे, आपको पूछा जा सकता है कि
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंट क्या होता है, मतलब उसके अंदर एक और छोटा डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है जो कि है फैक्ट्री डिपार्टमेंट, जो इन सारी चीजों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें सारा मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, कितने टाइम में प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारा जो है उसके अंडर कंट्रोल में आ जाता है। तो फैक्ट्री डिपार्टमेंट वो सब डिपार्टमेंट है। चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट। अब जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट एक सिंगल डिपार्टमेंट होता है, पर बहुत और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट इज अ सेट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। अब जो ये वाला डिपार्टमेंट होता है ये फिजिकल एक्टिविटीज वाला डिपार्टमेंट होता है। इट इंक्लूड्स आइटम्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर आपकी आइटम्स आती हैं या फिर आपकी सर्विसेज आती हैं। अब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या तो वो कोई प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी या सर्विस बेस्ड, या तो आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे होंगे या फिर आप किसी तरीके की कोई सर्विस बेच रहे होंगे, ठीक है। Task of this department is to plan, organize, lead in the activities that are related to sales. अब इस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको सब कुछ प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है और सेल्स करानी है। तो सेल्स से रिलेटेड जितना भी काम है, ठीक है, जैसे मार्केटिंग भी सेल्स से रिलेटेड हो गया कि मार्केटिंग होगी तो सेल्स होगी, लोगों के पास अवेयरनेस होगी तो वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे, ठीक है। तो जितनी भी वो सारी सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो सारी इस डिपार्टमेंट के अंदर फॉल करती हैं। This department keeps in view to fulfill the needs of the consumers. अब ये डिपार्टमेंट जो है वो कंज्यूमर्स के साथ काफी ज्यादा रिलेटेड है। इस डिपार्टमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये वो सारी चीजें करे, वो सारे व्यूज को ध्यान में रखे एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इसको पहले देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट कौन सा कंज्यूमर जो है खरीदेगा, ठीक है, और उस कंज्यूमर के क्या व्यू पॉइंट्स हैं, तो उसके बेसिस पे जो है आपके सारे एड कैंपेन्स चलेंगे, सारी मार्केटिंग चलेगी, सब कुछ चलेगा। तो वो एक यूजर पॉइंट को, कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट इज सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर एनालिसिस ऑफ मार्केट। अब जो सेल्स या मार्केट डिपार्टमेंट है उसको किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं। एनालिसिस ऑफ मार्केट, वही की जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन सी मार्केट के लिए बना है। मे बी आपका जो प्रोडक्ट है वो बच्चों के लिए हॉर्लिक्स का है और आप जो मार्केट को टारगेट कर रहे हैं वो एडल्ट्स की है, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। ये कैसे बिकेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत छोटे बच्चे के लिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया और आप कह रहे हैं कि ये बेबी ऑयल है, बेबी ऑयल एसेंशियल्स है, आप इसका प्रोडक्ट खरीदिए, पर आप जो एड है वो गलत टारगेट ऑडियंस के पास जा रही है। अब जो ये एड है वो पेरेंट्स के पास जानी चाहिए जिनके बच्चे छोटे हैं, ठीक है, बट आपकी जो एड है वो या तो बच्चों के पास जा रही है जिनके पास खरीदने की अथॉरिटी नहीं है, या फिर आपकी एड जो है, मार्केटिंग जो है वो उन लोगों के पास जा रही है जो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, एज्ड लोग हैं, जिनके जो बच्चे हैं वो बेबी ऑयल एसेंशियल्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्प्रे में नहीं आते। तो ये सारी जो आपकी एनालिसिस है आपकी मार्केट की, ठीक है, वो सारी जो है सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर आती है। सेल्स पॉलिसी, अब आपकी सेल्स की क्या क्या पॉलिसीज हैं, ठीक है, नेम्स क्या रखने हैं आपको, सेल्स की सारी रिसर्च जो है वो सारी मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं और इनके अंदर जो है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर कोऑर्डिनेशन में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है। एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट इज ऑल्सो अटैच टू इट। अब जो आपका एक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है, अगर आपकी जितनी भी आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी सेल्स है वो बाहर हो रही है, तो वो एक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट भी इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे पास है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है मेरे ख्याल से वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके हर डिवीजन के अंदर या हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा ही होगा, रिगार्डलेस कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। वो एक बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस का, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट मस्ट रिसीव एंड स्पेंड फाइनेंस। अब इसकी जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, रिसीव करना और स्पेंड करना और सारा जो हमारा फाइनेंस है उसका कंट्रोल, ठीक है। मेन फंक्शंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट, अब ये जो हमारा डिपार्टमेंट है इसके कुछ मेन फंक्शंस क्या हैं। टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ये सारे जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको इकट्ठा लेके आता है कि हर डिपार्टमेंट का एक डिफरेंट बजट होगा, उसको एक डिफरेंट सेट ऑफ मनी चाहिए अपने ऑपरेशंस को करने के लिए, ठीक है, और वो कुछ सर्टेन सेट ऑफ मनी जो है जनरेट कर रहा है, तो उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की बहुत जरूरत है।
टू डिसाइड अबाउट द सोर्स ऑफ फंड्स। अब जो पैसा लगना है, जो आपको बजट चाहिए, उसका फंड्स का सोर्स क्या है, वो कहाँ से आएगा, पैसा कैसे आएगा, ठीक है, उसको मैनेज करना भी इसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोरकास्टिंग द रिक्वायर्ड मनी, बाकी सारे डिपार्टमेंट से एक बजट का आइडिया लेने के बाद वो इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताना कि हमें कितना पैसा जो है नेक्स्ट क्वार्टर में और चाहिए, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, या हमारे नेक्स्ट क्वार्टर में या हमारे नेक्स्ट हाफ ईयरली प्लान में कितना बजट इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना पैसा हमें जरूरी है, वो सारी जो फोरकास्टिंग है वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर आएगी। टू क्रिएट पॉलिसीज फॉर सूटेबल प्रॉफिट, अब हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट चाहिए चलने के लिए, ठीक है, नहीं तो बंद पड़ जाएगी। तो अब वो जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट को अचीव करने के लिए जो पॉलिसीज हैं वो भी इसी डिपार्टमेंट को बनानी है। प्रिपरेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट, अब जो फाइनेंशियल अकाउंट है आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको बनाना, उसे एनालाइज करना, उसे इंटरप्रेट करना, उसकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज उसके आसपास रिजॉल्व होती हैं वो सारी इसी डिपार्टमेंट में आती हैं। अग्रीमेंट्स फॉर फॉरेन फंड्स, अब जितने भी आपके फंड्स बाकी फॉरेन जगह से, रीजन से आ रहे हैं, उनके साथ एक अग्रीमेंट बिठाना, ठीक है, वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर है। नेक्स्ट है टू क्रिएट करेक्ट एंड सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट, अब सारी चीजों को अच्छे से प्लानिंग करना, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाना, ठीक है, वो इसका फंक्शन है। अर्निंग ऑफ द मनी स्पेंट, अब जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने लगा दिया, ठीक है, आपने स्पेंड कर दिया, वो पैसा वापस लेके भी आना है, मतलब उतनी आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से मेंटेन भी करना है कि आपका जितना इन्वेस्ट हो रहा है उससे ज्यादा आपको मिले, करेक्ट। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये किसकी है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की है। चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारा है जनरल ऑफिस डिपार्टमेंट, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट makes policies for the overall welfare, coordination and to have control over the total function। अब जैसे इसका नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि जनरल है, ठीक है, ये जनरल ऑफिस है। व्हाट इट मींस इज कि ये वो डिपार्टमेंट है जो पॉलिसीज बनाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल वेलफेयर के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए और कंट्रोल करने के लिए। जो हमारे जनरल फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, पॉलिसीज हैं, ये वो फंक्शन जो है वो सारे जनरल ऑफिस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। दिस ऑफिस शुड वर्क इन अ वे टू अचीव इट्स गोल्स, अब इसको इस तरीके से काम करना पड़ता है कि जो इसके गोल्स हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर फंक्शनिंग में रखना, उसका जो वो गोल है वो मेंटेन रहे और वो अचीव हो सके। दिस डिपार्टमेंट वर्क्स एज अ सर्विस डिपार्टमेंट फॉर अदर डिपार्टमेंट्स, अब और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारे हमने ऊपर भी देखे हमारे जो डिपार्टमेंट्स थे, उनके लिए ये एक सर्विस डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका सर्विस डिपार्टमेंट क्या हुआ, जनरल ऑफिस डिपार्टमेंट। इट्स अदर सब डिपार्टमेंट्स आर एज फॉलोज, अब जो हमारा जनरल ऑफिस डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, बाप रे बहुत सारे हैं जैसे कि पर्सनल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इंपोर्ट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वेजेस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट, फाइलिंग, इंडेक्सिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग डिपार्टमेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, मेल डिपार्टमेंट, रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट, स्टाफ रिलेक्शन डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इट मींस जो क्वेश्चन है ये पूछा भी बहुत सारे मार्क्स में जाता होगा, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन अगर आपको 6 मार्क्स में आ जाता है तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 डिपार्टमेंट्स जो इसके सब डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में लिख के आना पड़ सकता है, पड़ेगा ही। तो अब हम क्या करेंगे, हम सारे सब डिपार्टमेंट्स को एक एक करके देखेंगे कि वो क्या है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये आपको आ सकता है एग्जाम में, इसकी प्रोबेबिलिटी आने की काफी ज्यादा है, और ये आएगा भी, तो 6 मार्क के क्वेश्चन में भी आपको इसको फ्रेम करके दिया जा सकता है, तो इसे स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जनरल ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहला जो सब डिपार्टमेंट है वो है पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक है। इट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच मेक्स ऑप्टिमम यूज ऑफ
human power and it controls it. अब पर्सनल का क्या मतलब है? लोग, ठीक है। तो हमारा जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो वाला मैनेजमेंट का हिस्सा है जो कि ये ध्यान रखता है कि जितनी भी हमारी मैन पावर है, जितने भी लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका सही तरीके से यूज किया जाए, एफिशिएंट तरीके से यूज किया जाए कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के आए, ठीक है। और उन्हें जो उनको कंट्रोल करता है वो भी यही डिपार्टमेंट है। The optimum use of human resource is necessary for the success of the business. अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उनका ऑप्टिमम यूज, अच्छे तरीके से बेहतरीन यूज करना बहुत जरूरी है एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इट इज रिलेटेड टू मैनेजरियल एंड अदर प्रोसेसिंग जॉब्स। अब जो ये डिपार्टमेंट है वो जितने भी हमारे मैनेजरियल स्किल्स हैं और जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग की जॉब्स हैं उनको भी रिलेट करता है। फॉलोइंग आर इट्स फंक्शंस रिगार्डिंग मैनेजमेंट। अब इस डिपार्टमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं जो एक मैनेजमेंट के साथ रिलेट करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब इस डिपार्टमेंट को ये ध्यान रखना है कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनकी जितनी भी प्लानिंग है कि कितने लोग हैं, ठीक है, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो इस टाइम मल्टीपल चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे फ्री हैं, उनके पास इन हैंड कोई भी काम नहीं है, या कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और कितने लोगों को हायर करना है। जितने भी वो वाले डिसीजंस हैं वो सारे इसी डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, to establish an organization between functions to coordinate between human and physical resources. अब ये इस चीज का भी ध्यान रखता है कि जितनी भी कोऑर्डिनेशन एक ह्यूमन रिसोर्स और एक फिजिकल रिसोर्स के बीच में होनी चाहिए, उनका टेक केयर करना भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके कितने लोग हैं और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने लोग तो हायर कर लिए और आप और हायर करते जा रहे हैं पर उनको बिठाने के लिए आपके पास ऑफिस में जगह ही नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर और ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर भी तालमेल बैठाना जो है इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट इज टू गाइड पर्सनल। अब एक जो भी आपका एम्प्लॉय है उसको गाइड करना ओवरऑल भी जो है इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, उसकी वेल बीइंग भी इसी के अंदर आती है। नेक्स्ट इज टू कीप देम अंडर कंट्रोल। अब सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी एक्टिविटीज को एक कंट्रोल में रखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो अलाइन है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। नेक्स्ट है फॉलोइंग अ फंक्शनल टास्क ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। अब उसके फंक्शनल टास्क क्या हैं? टू हायर पर्सन ऑफ करेक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि और लोग चाहिए, तो वो किस तरीके के लोग चाहिए, कौन सी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उनके पास, क्या आपके कंपनी के क्वालिटी है कि ठीक है, आपने हो सकता है आपकी क्वालिटी ये हो कि हमने जितने भी कॉलेज से बच्चे हायर करके लेके आने हैं वो सर्टेन परसेंटेज से ऊपर मार्क्स स्कोर करने चाहिए, ठीक है, या जो आप कंपनी का इंटरव्यू लेंगे उसमें इतने उनके मार्क्स आने चाहिए, वहां से क्वालिटी पता लगेगी। और कितने लोग हायर करने हैं, वहां क्वांटिटी आ गया, तो वो भी इसी डिपार्टमेंट को मैनेज करना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल। अब जो आपने जिस पर्सन को हायर किया है उसकी ट्रेनिंग और उसकी डेवलपमेंट, अब जो आपने सपोज कीजिए कॉलेज से आपने बच्चे अपनी कंपनी में हायर करे, उनकी वो फर्स्ट जॉब है, ठीक है, तो उन बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करना है, उन्हें कॉलेज एटमॉस्फेयर से अपनी कंपनी के एटमॉस्फेयर में किस तरीके से ढालना है, अपनी कंपनी के बारे में उन्हें किस तरीके से बताना है, जो सारी ट्रेनिंग है वो भी यही डिपार्टमेंट करता है। सफिशिएंट एंड इक्वल कम्युनिकेशन। अब सब एम्प्लॉयज के साथ एक इक्वल और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी पॉइंट पे एम्प्लॉय को ये नहीं होना चाहिए कि मुझे तो पता ही नहीं है कंपनी में क्या हो रहा है, या कंपनी को मेरी तरफ कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप कभी भी देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर ईमेल्स के साथ, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ, मीटिंग्स के साथ जो है इस चीज का ध्यान दिया जाता है कि हर पर्सनल जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर सफिशिएंट और इक्वल कम्युनिकेशन के थ्रू आपको अच्छे से अटेंशन दी जाए। नेक्स्ट, एन इक्वेशन बिटवीन द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एंड ओनर्स। अब ये जो है पर्सनल ग्रोथ पे आ जाता है कि जो एक बंदे को आपने हायर किया या जो आपका एम्प्लॉय है उसकी भी ग्रोथ हो, और साथ ही साथ जो आपके ओनर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी ग्रोथ हो। एक ऐसा तालमेल बिठाना कि आपका एम्प्लॉय भी ग्रो करे
और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे। तो ऐसे स्किल सेट्स अपने एम्प्लॉयज को सिखाना, ऐसी ट्रेनिंग्स उनको देना, जिससे क्या होगा, उनकी नॉलेज में भी इंक्रीज होगा, जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपके ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉय ज्यादा स्किल्ड होगा, उसे ज्यादा नॉलेज होगी, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आपकी कंपनी को ही बेनिफिट होगा। प्रॉफिटेबिलिटी एंड गुड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ वर्कर्स। अब जो वर्कर है उसे जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर इंफ्रा है, आपका कैंटीन है, या किसी भी तरीके के आपके इक्विपमेंट्स हैं, तो उनकी अच्छी कंडीशन को मेंटेन करना और साथ ही साथ प्रॉफिट भी मेंटेन करना। तो जितना अच्छे से आप अपने एम्प्लॉयज को सर्विसेज देंगे, आपका एम्प्लॉय भी एक अच्छा जो है परफॉर्म करेगा। एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए आगे देखेंगे। Okay, friends, so next डिपार्टमेंट हमारे पास है परचेज डिपार्टमेंट। It is responsible for the different types of purchases such as plant and machinery, stationery, raw material, etc. अब जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है परचेज डिपार्टमेंट, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? परचेज करना। जितना भी मटेरियल है उसकी प्रोक्योरमेंट जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसे कि प्लांट की मशीनरी है, अब आपको मशीन्स तो चाहिए ना आपको, अगर ऑफिस के अंदर या आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो वो परचेज कौन करके देगा? परचेज डिपार्टमेंट। स्टेशनरी चाहिए, पेन्स, नोटबुक्स या किसी भी तरीके का जो भी स्टेशनरी का मटेरियल है या रॉ मटेरियल है, वो सारा परचेज डिपार्टमेंट के अंडर आता है। दिस डिपार्टमेंट फाइंड्स जॉब सप्लायर्स, sets the terms, orders, receive bills, invoices, prepares journals and ledgers, prepares vouchers for payment, etc. अब ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारी परचेज डिपार्टमेंट के अंडर आ जाती है। ठीक है, ये सारे जो इनवॉइसेस हैं और सारे जर्नल्स प्रिपेयर करना, लेजर्स प्रिपेयर करना, सारा परचेज डिपार्टमेंट देखता है। अब ये वर्ड सुन के आपको रियलाइज हो रहा होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो परचेज डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेटेड हो, क्योंकि इसके बाद एटलीस्ट जो एट द एंड है पैसा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से आएगा, राइट? फॉर इट्स एफिशिएंसी इन दीज फंक्शंस अ फुली फंक्शनल ऑफिस इज रिक्वायर्ड। This department also gives suggestions to the managers about purchases. अब ये जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसके पास इतनी ज्यादा नॉलेज है, इतना सारा इसके पास काम है, ये मैनेजर्स को भी गाइड करता है, सजेशंस देता है कि किस तरीके से और कौन सी परचेजेस वो कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो कंपनी है उसके अंदर रॉ स्टील आता है, ठीक है, आप स्टील की पाइप्स बनाते हैं, तो आपका रॉ मटेरियल जो है वो स्टील की स्क्रैप है। तो अब क्या है, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है वो उसको पता है कि आप किस क्वालिटी की स्क्रैप और किन सप्लायर से खरीदते हैं, तो वो आप मार्केट के ऊपर ध्यान रखते हैं। जैसे ही कोई प्राइस डाउन जाता है या कोई सप्लायर जो है वो बड़े अमाउंट या बल्क के ऊपर कुछ आपको बेनिफिट दे सकता है, या कोई ऑप्शन है, कुछ भी है, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज पे वो ध्यान रखते हैं और मैनेजर्स को सजेशंस देते रहते हैं कि आज जो मटेरियल है उसकी प्राइसेस मार्केट में किस तरीके से हैं, और मे भी जो हमारा ये सप्लायर है जिससे हम खरीदते हैं वो इंटरेस्टेड हो आपको माल देने के लिए। ठीक है, तो जो ये चीजें हैं ये सजेशंस में क्रिएट हो जाती हैं। इंपोर्ट डिपार्टमेंट ऑल्सो वर्क्स अंडर इट। अब जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको चीजें इंपोर्ट भी करनी हो सकती है, आप कुछ खरीद रहे हैं, तो ये जो डिपार्टमेंट है वो भी इसके अंडर वर्क करता है। इंपोर्ट डिपार्टमेंट देखेंगे। सम ऑर्गेनाइजेशंस इंपोर्ट ऑन लार्ज स्केल, जैसे कि मैंने आपको स्टील इंडस्ट्री की एग्जांपल दी, तो उसमें भी क्या हो रहा है, वो काफी ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर जो है अमाउंट जो है ले रहे हैं। इन सच ऑफिसेज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दिस फंक्शन इज क्रिएटेड। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल आना होता है, तो हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना देते हैं, इंपोर्ट डिपार्टमेंट। If value of imports is not significant, this activity will be handled by purchase department itself. लेकिन अगर ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मंगवाना होता, तो परचेज डिपार्टमेंट ही इसको हैंडल कर लेता है। Import department performs many functions of the office, such as to know about prospect suppliers, to finalize the terms, to get orders, to get government's note and other functions that are related to import. अभी कौन कौन से functions perform करता है कि कौन कौन से suppliers हैं जिनसे आप माल ले सकते हैं, उनका ध्यान रखना। ठीक है, फाइनल टर्म्स क्या है, आपकी क्या अग्रीमेंट हो रही है आपके सप्लायर के साथ, गवर्नमेंट से अगर किसी तरीके की कोई भी परमिशन चाहिए, उन्हें कुछ भी इन्फॉर्म करना है, कोई भी फॉर्मेलिटीज हैं उनका ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें जो है वो इंपोर्ट डिपार्टमेंट हैंडल करता है इन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है लार्ज स्केल के ऊपर इंपोर्ट आपका होता है मटेरियल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।
सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास है मेन फंक्शंस ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। अब जो हमने परचेज डिपार्टमेंट पढ़ा उसके मेन फंक्शंस क्या हैं उन पे नजर डालेंगे। टू इनवाइट टेंडर्स एंड कोटेशंस फॉर प्रोस्पेक्टिव सेलर्स। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि आपको कुछ खरीदना है तो आप देखते हैं कि मार्केट में कौन सा सप्लायर या जो सेलर है उससे आपको बेटर जो है प्राइस मिल सकता है, साथ ही साथ एक क्वालिटी मिल सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेंडर्स निकलते हैं, कोटेशंस मंगवाते हैं, वो सारा जो है यही डिपार्टमेंट हैंडल करता है। टू सिलेक्ट बेस्ट सोर्स ऑफ सप्लाई। अब जितने भी आपको कोटेशंस आई हैं उसके ऊपर आप बेस्ड डिसीजन लेते हैं कि किसका प्राइस अच्छा है और आपको क्वालिटी भी मिल रही है, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आप ध्यान देते हैं कि कौन सा जो सप्लायर है, जो आपका सोर्स ऑफ सप्लाई है वो बेस्ट है और उसे आप चूज करते हैं। टू ऑर्डर परचेज एंड इंश्योर दैट सप्लाई इज इन टाइम। अब उसके बाद ऑर्डर प्लेस करना और आपके पास वो रिक्वायरमेंट होने तक का जितना भी सप्लाई का जो टाइम है उसे मॉनिटर करना कि वो टाइमली डिलीवरी हो जाए, वो भी इसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू मेक लिस्ट ऑफ सप्लायर्स एंड मेक फाइनल चॉइस। सारे सप्लायर्स की लिस्ट बनाना कि कौन कौन आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें से कौन सा आपने फाइनली चूज किया, वो सारा जो प्रोसेस है वो इसी के अंडर आता है। टू चेक द मटेरियल रिसीव टू कंपेयर विद द सैंपल। अब इसके बाद क्या है, जितना भी आपको मटेरियल रिसीव हुआ है उसकी आप क्वालिटी एश्योरेंस, जो क्वालिटी चेक है वो देखते हैं कि जो आपको सैंपल्स आए थे कि आपको इस तरीके का मटेरियल दिया जाएगा, क्या वो उससे मैच करता है। मे बी आपको बहुत हाई क्वालिटी का सैंपल भेज दिया गया था, लेकिन जो आपको रियल में प्रोडक्ट आया, जब आपका पूरा का पूरा माल आया, उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं थी। तो वो क्वालिटी चेक की जो एश्योरेंस है वो भी इसी डिपार्टमेंट को करनी होती है। टू मेंटेन परचेज रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। अब जितनी भी परचेजेस हो रही हैं उनका प्रॉपर सही जो रिकॉर्ड है, जो फाइल्स हैं, उन्हें मेंटेन करना, क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द डे ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका बजट, जब आप उसको सारे कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन में रियलाइज करेंगे तो आपके जो ये रिकॉर्ड्स हैं बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट इज टू इन्फॉर्म द एग्जीक्यूटिव्स अबाउट द पोजीशन ऑफ सप्लाई अलोंग विद प्राइस लेवल। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि सजेशंस देते रहते हैं, वही आपकी जो सप्लाई कितनी आपके पास बची है, आपको कितनी जल्दी जरूरत पड़ने वाली है और उसके क्या प्राइसेस चल रहे हैं, उस सबके बारे में एग्जीक्यूटिव्स को बताते रहना जो है रेगुलरली, उनको आप पूरा का पूरा रिपोर्ट देते हैं, वो सारा भी इसी डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के अंडर आता है। चलिए आगे देखेंगे। So friends, next department is accounts department. Accounts department is one of main department of finance and its leader is a senior member of main management team. अब जो accounts department है वो आपके finance department का एक बहुत ही important हिस्सा है, ठीक है। और जो ये डिपार्टमेंट है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये एक सीनियर मेंबर जो आपकी मेन मैनेजमेंट होती है उसका जो एक सीनियर मेंबर होता है वो इसको लीड करता है, ठीक है। In big companies, sometimes any member of board of directors is its head. अब जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनमें से कोई भी एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इसका हेड होता है। इन स्मॉल कंपनीज इट्स हेड कैन बी हेड ऑफ सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट। और अगर आपकी एक छोटी कंपनी है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होगा, जो आपका सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट है जिसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, उसका जो हेड होगा वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी हेड होगा, ठीक है। दे आर आंसरेबल फॉर द फॉलोइंग जॉब्स। अब इनके मेन फंक्शंस क्या हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, वो किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। टुवर्ड्स एवरी वर्कर, हर वर्कर के लिए। किस बारे में, हर वर्कर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अबाउट लेबर एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ठीक है। टुवर्ड्स सप्लायर्स, अबाउट द आर्टिकल्स टू बी सप्लाइड, जिनको जो भी आर्टिकल सप्लाई करने हैं उसकी तरफ। टुवर्ड मैनेजमेंट, अबाउट द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट की तरफ उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉफिट हो रहा है। टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए अबाउट द एक्साइज कस्टम एंड अदर टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस भरने हैं, ठीक है वो। टुवर्ड्स अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रेड क्रॉस एटसेट्रा, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे रेड क्रॉस हो गया, उनको पूरा मैचअप करके रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखने वाले हैं कि फंक्शंस क्या हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। अभी हमने देखा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो किस किस के लिए आंसरेबल है, अभी उसके फंक्शंस क्या हैं। टू डील इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी उनके अंदर जो है अकाउंट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, उसको उसके साथ डील करना है। टू प्रिपेयर बैंक रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट, जितने भी आपने ट्रांजेक्शन की हैं उसके रिलेटेड आपको रिकनसाइल करनी है आपकी स्टेटमेंट्स बैंक स्टेटमेंट्स के साथ, तो वो सारी प्रिपेयर करना।
टू मैनेज एंड हैंडल कैश, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, जितना भी आपका जो कैश फ्लो है उसे मैनेज करना, उसकी सारी रिसीट्स और पेमेंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन ऑल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है, टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप इसके साथ और क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी बैलेंस शीट्स मेंटेन करना, प्रॉफिट और लॉस का सारा अकाउंट मेंटेन करना, वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर टॉप मैनेजमेंट, अब आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है उनको तो एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या प्रॉफिट है, क्या इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, करेक्ट, क्योंकि उसी से आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो उनके लिए जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो सारी जो है यही डिपार्टमेंट करता है। As far as budget and financial planning is concerned, accounts department serve as a controller also. अब जितने भी बजट्स बनने हैं, जितनी भी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी है, जितने भी फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं, उन सब के लिए जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो एक कंट्रोलर की तरह वर्क करता है, वो उन सब चीजों को, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर क्या है, फाइनेंस और कॉस्ट अकाउंट्स का एक डिपार्टमेंट भी एक सब डिपार्टमेंट की तरह इंक्लूड कर दिया जाता है अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर, एंड हेंस द एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन इंक्रीजेस। तो उससे क्या होता है, जो उसका ऑपरेशन का एरिया है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसको वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सो फ्रेंड्स, समटाइम्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट आल्सो इंक्लूड अ वेज डिपार्टमेंट, ठीक है। अब जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है कभी कभी उसके अंदर एक वेज डिपार्टमेंट भी इंक्लूडेड होता है। अब वेजेस डिपार्टमेंट क्या है, इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मॉडर्न एज अ सेपरेट वेजेस डिपार्टमेंट इज फॉर्म्ड व्हिच प्रिपेयर्स द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेजेस, इनकम्स, देन टू डिलीवर दीज वेजेस एंड टू परफॉर्म अदर रिलेटेड ड्यूटीज। अब जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैन पावर है, बहुत ज्यादा जो है एम्प्लॉयज हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बना देते हैं जो कि है वेजेस डिपार्टमेंट। अब इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको सारी जो है स्टेटमेंट्स बना के रखनी है कि कितनी वेजेस हैं, कितनी सैलरीज हैं, क्या इनकम है लोगों की, ठीक है, उनको वो वेजेस कब डिलीवर हुई, कैसे डिलीवर हुई, ठीक है, या उससे रिलेटेड जितनी भी ड्यूटीज हैं, ठीक है, वो सारा मैनेज करना। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो जो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वही इन चीजों को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। द नंबर ऑफ पर्संस वर्किंग इन इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो वेजेस डिपार्टमेंट है उसके अंदर कितने लोगों को हायर करने की या कितने लोगों को डालने की जरूरत है वो डिपेंड करता है कि कितना वर्क है, कितनी मैन पावर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कम लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो कम लोगों की जरूरत पड़ेगी उस डिपार्टमेंट में, लेकिन अगर आपके पास काम ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपका एम्प्लॉय वर्क है, आपका मैन पावर बहुत ज्यादा है, तो उस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ जो लोग चाहिए, वर्किंग लोग चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है फाइलिंग, इंडेक्सिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग डिपार्टमेंट। इट इज ऑफन नोन सिंपली एज फाइलिंग और रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। इसको हम यूजली जो है फाइलिंग और रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की तरह जानते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन फाइलिंग इज सेंट्रलाइज्ड एंड दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय फाइलिंग डिपार्टमेंट। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, जितना भी फाइलिंग का काम है वो सारा सेंट्रलाइज कर लेते हैं और एक फाइलिंग डिपार्टमेंट जो है वो सब कुछ हैंडल कर लेता है। दिस डिपार्टमेंट मेंटेन्स डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट अ सेफ प्लेस। अब जो ये डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की जो फाइल्स हैं उनसे रिलेट करती हैं, उन सबको सेफ रखना जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस डिपार्टमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस, काफी फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारा ये डिपार्टमेंट, जैसे कि टू रिसीव पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइलिंग, ठीक है, ये रिसीव करता है सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स को जो हमें फाइल करने हैं। टू प्रिपेयर रेफरेंस इंडेक्स एंड टू क्लासिफाई इट। अभी जितना भी रिकॉर्ड है इसको आप बाद में दोबारा फ्यूचर में एक्सेस कर सकें, उसे इस तरीके से स्टोर करता है, उसे रेफरेंस करता है, इंडेक्स करता है और उसे क्लासिफाई करता है। टू प्रोवाइड फाइल्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर रेफरेंस एंड टू गेट इट बैक। अब किसी भी डिपार्टमेंट को किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट या फाइल्स की जरूरत है, उन्हें प्रोवाइड करना सही टाइम पे सही डॉक्यूमेंट, और साथ ही साथ ये चीज का ध्यान रखना कि वो जो हमारा डॉक्यूमेंट है या जो आपकी फाइल है वो वापस भी प्रॉपरली आए, ठीक है, उसको भी मेंटेन करना जरूरी है और वो इसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू प्रिजर्व वेरियस डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डील्स हैं, अग्रीमेंट्स हैं, उनको प्रॉपरली प्रिजर्व करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू डिस्पोज ऑफ द रिकॉर्ड व्हेन नॉट रिक्वायर्ड।
अब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड्स हैं उन्हें आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, चाहे वो स्पेस क्रंच की वजह से हो या फिर उनकी अब जरूरत नहीं है या किसी भी रीजन की वजह से। तो वो जो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ है वो बहुत ही एक क्रूशियल एक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो ध्यान से सही तरीके से परफॉर्म होनी चाहिए, उसके लिए भी यही डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। It is one main part of general office department and its good functioning depends upon efficient filing section. अब जो हमारा जनरल ऑफिस डिपार्टमेंट है उसके लिए ये जो डिपार्टमेंट है हमारा फाइलिंग का वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छी फंक्शनिंग डिपेंड करेगी कि आपका फाइलिंग सिस्टम कैसा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। So friends, next हमारे पास है administrative department. As the name suggests, the department is concerned with preparation of board policies and plans of the whole organization. जैसे कि इसका नाम ही एडमिनिस्ट्रेटिव है तो उससे हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि ये क्या करता होगा। ये जितनी भी हमारी बोर्ड पॉलिसीज हैं, जितने भी हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके प्लान्स हैं, उन सबकी प्रिपरेशन जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। ठीक है, इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्री प्रोपगेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो जब एक कंपनी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी की पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर फॉल कर जाती है। The department is headed by administrative officer who keeps on advising the directors on various administrative matters. अब जो ये डिपार्टमेंट है उसको हेड कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है उसको हेड करता है, और वो जो पर्सन है, जो ऑफिसर है, वो क्या करता है? वो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें एडवाइस करता रहता है टाइम टू टाइम कि उसको कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए और किस तरीके के डिसीजंस जो हैं इन्फोर्स करने चाहिए। नेक्स्ट है स्टोर्स डिपार्टमेंट. This department is responsible for the storage of various items needed by the different departments like production, finance, etc. अब जो हमारा स्टोर्स डिपार्टमेंट है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी आइटम्स की स्टोरेज जो कि हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स को चाहिए हो सकती है, जैसे कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका रॉ मटेरियल है, उसकी कितनी सारी चीजें हैं, उनकी प्रॉपर स्टोरेज जो है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंडर फॉल करती है। द डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय स्टोर कीपर. अब इसको जो हेड करता है वो कौन होता है? स्टोर कीपर. जहां पे स्टोरेज हो रही है उसका जो स्टोर कीपर होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइटम्स इन द स्टोर. उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टोर कीपर की कि जितनी भी आइटम स्टोर के अंदर है उनकी प्रॉपर मेंटेनिंग, कीपिंग अप टू डेट रिकॉर्ड. सारा जो रिकॉर्ड है वो अप टू डेट होना चाहिए, बिल्कुल टिल टुडे वाला जो होता है ना कि अगर रिपोर्ट मांग ली तो सब कुछ टिप टॉप पूरा होना चाहिए. एंड इशूइंग ऑफ द आइटम्स बेस्ड ऑन ऑथराइज्ड रिक्वेजिशन. अब आपके पास सब कुछ स्टोर्ड है, अब जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली ऑथराइज्ड रिक्वेजिशन के साथ जो है आपको वो माल या जो आपको वो मटेरियल है जो आपने स्टोर कर रखा है वो आपको देना भी है। तो वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो स्टोर्स डिपार्टमेंट की होती है। नेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट. इट मस्ट रिप्लाई द लेटर्स एंड अदर क्वेरीज. अब जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है? बातचीत. जितने भी लेटर्स आए हैं या आपकी कंपनी में क्वेरीज आई हैं आपके प्रोडक्ट्स को लेके, सर्विसेज को लेके, उन सबका रिप्लाई करना जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस कॉरेस्पॉन्डेंस में बी इंटर डिपार्टमेंट और विद आउटसाइड वर्ल्ड. अब जो ये क्वेरीज हैं ये हो सकता है इंटर डिपार्टमेंट हो, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से की हो, या ये भी हो सकता है कि आउटसाइड वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके बाहर से आपके प्रोडक्ट्स के लिए कोई इंक्वायरी आई है तो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी हो सकती है, किसी भी टाइप की कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. दिस डिपार्टमेंट रिसीव्स द मेल रिसीव्ड फ्रॉम द आउटर सोर्सेज. इस डिपार्टमेंट को सारी मेल्स आती हैं, जितनी भी बाहर से मेल्स हमारी आनी होती हैं. After getting information from related documents, files and other statements or records, these letters are replied properly. अब जब कोई भी इंक्वायरी आती है तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है? उसकी सही इंफॉर्मेशन, उसका सही आंसर या जो उसको सही उसको प्रोवाइड करनी है इंफॉर्मेशन उसको लुक करता है. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स देखता है, फाइल्स देखता है, स्टेटमेंट्स, जो भी जरूरत होती है रिकॉर्ड जो है वो देखता है और प्रॉपरली इन लेटर्स का या ईमेल्स का कम्युनिकेशन का रिप्लाई करता है. In small organization, correspondence, typing, copying and duplicating departments work under the same roof. अब जो ऑर्गेनाइजेशंस छोटी होती हैं उसके अंदर क्या है कि हमारे टाइपिंग, कॉपिंग, डुप्लीकेटिंग ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक ही जगह पे जो है वर्क करते हैं, एक ही जगह पे कलेक्टिवली वर्क करते हैं. बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में these can be different डिपार्टमेंट्स. ठीक है, चलिए आगे देखेंगे.
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे पास है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट. This department is created in case of large organizations having branches spread over wide geographical area. अब इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हमारा जो है बहुत ज्यादा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए क्रिएट किया जाता है. अगर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी काफी सारी ब्रांचेस हैं जो कि बहुत बड़े एक जोग्राफिकल एरिया में फैली हुई हैं, ठीक है, कि लाइक आपका इंडिया के अंदर ही बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस, दिल्ली में, बैंगलोर में जो है डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो उसके लिए आपको एक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जो है क्रिएट करना पड़ता है. स्टाफ ऑफ दिस डिपार्टमेंट रेगुलरली विजिट द वेरियस ब्रांचेस इन ऑर्डर टू ऑडिट देयर वर्किंग. अब जो इस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में जो आपकी ब्रांचेस हैं उनको विजिट करते रहते हैं, वहां पे ऑडिट करते रहते हैं टू मेक श्योर कि जो वर्किंग है वो प्रॉपर हो रही है और प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं. सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द ऑफिस मैनेजर फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन. और उसके बाद जो भी उनकी रिपोर्ट होती है कि उस ब्रांच में जो भी हालत है, अच्छी है, बुरी है, जो भी रिव्यूज होते हैं उसकी जो रिपोर्ट है वो मैनेजर्स को सबमिट की जाती है ताकि वो अप्रोप्रिएट एक्शंस जो है ले सके, ठीक है. नेक्स्ट इज मेल डिपार्टमेंट. इट्स फंक्शन इज टू रिसीव एंड डिस्पैच द लेटर्स. अब जितना भी कम्युनिकेशन हो रही है कंपनी की उसके अंदर एक मेल्स डिपार्टमेंट है जिसका क्या काम है, सारे रिसीव करना और लेटर्स को डिस्पैच करना. Incoming mail is received, opened, numbered and subject is noted and sent to related department. अब आपकी कंपनी के अंदर कोई भी जो लेटर है या किसी भी तरीके का जो कम्युनिकेशन आ रहा है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई लेटर आया था पर आपको पता ही नहीं है वो लेटर कहाँ है, मिसप्लेस हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो लेटर है वो किसी भी गलत जो एम्प्लॉय है या किसी भी गलत जगह पे जो है कॉन्फिडेंशियल लेटर जो है रिसीव करा दिया जाए. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है. तो रिसीव करना, ओपन करना, उसे प्रॉपरली लेबल नंबर करना और जिस डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए उसको भेजना और इस चीज का रिकॉर्ड रखना कि वो जो लेटर आया है, जो वो मेल आई है वो किस सब्जेक्ट के रिलेटेड है, ठीक है, किस टॉपिक के ऊपर है, उसका मेन मुद्दा क्या है. Outgoing mail is put in envelopes, addressed, stamped and then sent to post office or related office. Similarly, अगर कोई भी कम्युनिकेशन आपकी कंपनी से बाहर जानी है तो उसको प्रॉपरली आपकी कंपनी एनवेलप्स में पैक करना, प्रॉपरली एड्रेस डालना, स्टैम्प्स लगाना और पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसकी जितनी भी कोऑर्डिनेशन है वो बिठाना, वो सारा यही डिपार्टमेंट हैंडल करता है. A dispatch number is also put on it after noting it is in the register. उसको प्रॉपरली रजिस्टर होने के बाद उसके ऊपर एक डिस्पैच नंबर जो है अटैच कर दिया जाता है कि ये कम्युनिकेशन हमारी कंपनी के बाहर जा रही है. इट्स मेन फंक्शंस आर एज फॉलोज. अब इसके फंक्शंस भी देख लेंगे. टू कीप अकाउंट ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स. अकाउंट रखता है पूरा कि कौन कौन सी पोस्टल स्टैम्प्स थी जो आई और जो गई और किस लेटर के साथ कौन सी कितनी अटैच हुई. टू डील विद पोस्टल एजेंसीज फॉर लेटर्स, पार्सल्स एक्सेट्रा. वो हमारी जो पोस्टल एजेंसी है उनके साथ जो है कोलैबोरेट करके डील करते हैं जितने भी लेटर्स और पार्सल्स आने हैं या जाने हैं उसके लिए. टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल मेल. सारी मेल का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. टू सॉर्ट आउट इनकमिंग मेल एंड सेंड इट टू वेरियस डिपार्टमेंट्स. जितनी भी मेल्स आ रही हैं उन्हें उनके रिलेटेड डिपार्टमेंट तक पहुंचाना वो भी इसी डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग है. चलिए आगे देखेंगे. So friends, next हमारे पास है legal department. This department looks after various legal matters concerning the organization and keeps on providing legal advice to the executives at different levels. अब ये जो डिपार्टमेंट जैसे इसका नाम कह रहा है वो सारे लीगल मैटर्स के साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न होता है, सारे लीगल मैटर्स का टेक केयर करता है, ठीक है. और जितने भी लीगल एडवाइस है वो सारी एग्जीक्यूटिव्स को डिफरेंट लेवल्स पे, चाहे वो हायर लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स हैं चाहे वो लो लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन सबको लीगल एडवाइस जो है प्रोवाइड करता रहता है. द डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय लीगल एडवाइजर. अब जो ये डिपार्टमेंट है इसको कौन हेड करता है? लीगल एडवाइजर हेड करता है. The department keep on bringing into the notice of the management about various legal provisions and any new amendments in such laws, example Industrial Dispute Act, Factors Act, etc. अब जो ये डिपार्टमेंट है ये क्या करता है कि जितनी भी लीगल प्रोविजंस हैं उनके बारे में मैनेजमेंट को बताता रहता है और जितने भी हमारे लॉज हैं उनके अंदर किसी भी तरीके की अमेंडमेंट होती है, किसी भी तरीके का नया चेंज होता है, नया क्लॉज आता है या कोई चेंज किया जाता है पुराने क्लॉज को, कौन कौन से लॉज में ज्यादा इनको इंटरेस्ट रहता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, कि अगर किसी भी तरीके का आपके इंडस्ट्रियल में कोई डिस्प्यूट आ जाता है किसी के साथ तो आप उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ठीक है.
अगर उसके अंदर, उस एक्ट के अंदर किसी भी तरीके की अमेंडमेंट है, तो ये जो डिपार्टमेंट है ये मेक श्योर करता है कि सारी मैनेजमेंट को उसके बारे में सही टाइम से बताया जा सके, ताकि किसी भी तरीके की कल को कोई नुकसान की बात ना हो सके और हम लोग अवेयर रह सके। ठीक है, तो वो सारा जो काम है वो लीगल डिपार्टमेंट करता है। Next is reproduction department. In this department, there are typists who are responsible for typing letters, statements and other documents. अब इसके अंदर क्या है, वो सारे लोग होते हैं जो टाइप करते हैं। ठीक है, उनकी क्या चीजें टाइप करते हैं, लेटर्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो टाइपिंग रहती है वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आ जाती है। Higher officers have their own secretaries who care for their needs of this time. अब जो बहुत ज्यादा हायर ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि सीईओज हैं या उनके अंडर जितने भी हमारे सीएफओज हैं, जितने भी ऐसे बड़े अथॉरिटी लेवल के ऊपर जितने भी लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उन सबके पास एक पर्सनल सेक्रेटरी रहती है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टाइप करवाना है या कुछ लेटर्स बनवानी है, इन चीजों के बारे में ध्यान रखती हैं। As the size of office grows, the need of copies or facilitations increases. जितना बड़ा आपका ऑफिस होगा उतने ही ज्यादा आपको फोटोकॉपीज की या आपके डॉक्यूमेंट्स की जो है ज्यादा जरूरत पड़ती रहेगी। It becomes an important function of office. ये ऑफिस का एक बहुत हम कहते हैं ना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। To fulfill its needs in large scale, a different department must be established to undertake copying and duplicating. अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, उसमें ज्यादा नीड है, तो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट इसके लिए सेट करना जरूरी है, जो कि सारी डुप्लीकेटिंग और कॉपिंग की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ध्यान रखता है। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इट इज कंबाइंड विद टाइपिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, और जो हमारे छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके अंदर जो टाइपिंग डिपार्टमेंट होता है उन्हीं को बोल दिया जाता है कि ठीक है, डुप्लीकेटिंग और कॉपिंग का काम भी आप ही हैंडल कर लीजिए। Its main functions are as follows. अब इसके functions क्या है main? To obtain copywriters and other reproduction machinery. ठीक है, copywriters, typewriters लेके आना और जितनी भी production की machinery है वो सारी लेके आना। To obtain uniformity in इस production system. अब जितना भी आपका प्रोडक्शन का रिप्रोडक्शन का सिस्टम है उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लेके आना, एक ही तरह की जो है यूनिफॉर्मिटी चाहिए, एक ही तरीके का प्रोसेस और तरीका लागू करना। To facilitate the multiple copies of required documents. जो भी ऐसे important documents हैं उनकी सही तरीके से नंबर ऑफ कॉपीज करना और रिस्पेक्टिव लोगों तक पहुंचाना, ये सारा जो है इसी डिपार्टमेंट के अंडर आ जाता है। चलिए, ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास नेक्स्ट है सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट। The department is headed by company secretary who is responsible for various matters concerning shares and debentures like their allotment, share certificates, share warrants, etc. Convening company meetings by sending adequate notice to the members, keeping contact with the registrar of companies, maintaining minutes of the meetings and other statutory books and registers. अब जो हमारा सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट है इसको हेड करता है कंपनी सेक्रेटरी, जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखता है। उसमें से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे नोटेड डाउन है, जैसे कि शेयर्स और डिबेंचर्स को लेके जितना भी काम है, जैसे उनकी अलॉटमेंट करना, ठीक है, शेयर्स के सर्टिफिकेट्स हो गए, उसके बाद शेयर के वारंट्स हो गए, इनसे रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी है वो हैंडल करता है। उसके बाद जितनी भी हमारी नोटिसेस हैं वो सही मेंबर्स को टाइम से पहुंचाना जो है वो भी इसी सेक्रेटरी का काम रहता है। उसके बाद जितने भी हमारे रजिस्ट्रार्स हैं कंपनी के, उनके साथ प्रॉपर कांटेक्ट मेंटेन करके रखना, टाइमली कांटेक्ट मेंटेन करके रखना, जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखना। उसका क्या, मिनट्स ऑफ मीटिंग का क्या मतलब होता है कि आपके मीटिंग के हाईलाइट्स क्या थे, जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए और क्या आपने डिसीजंस लिए हैं वो सारे जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग कहलाते हैं, उनको प्रॉपरली मेंटेन करना, और जितने भी आपकी बुक्स और रजिस्टर्स बाकी के हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मेंटेन करना, वो सारा जो है कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आता है और वही जो है सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट को हेड करता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज पीआर डिपार्टमेंट। पीआर का क्या मतलब है, पब्लिक रिलेशंस। This department is responsible for maintaining relations with the general public. अब जो ये वाला डिपार्टमेंट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारी जनरल पब्लिक है, जो हमारी नॉर्मल पब्लिक है, उसके साथ जो रिलेशन मेंटेनिंग है वो ये डिपार्टमेंट हेड करता है। It keeps on
disseminating vital information about the company to the general public with a view to create better image of the company. अब कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो सारी जो ये इंफॉर्मेशन है वो जनरल पब्लिक तक जो है पहुंचाता रहता है, और वो इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाता है कि उससे आपकी जो कंपनी है उसकी एक बेटर इमेज, ठीक है, एक बेटर इमेज जो है उस पर्सन के, उस पब्लिक के दिमाग में क्रिएट हो सके। द डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसको जो हेड करता है वो होता है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। इट ऑल्सो receives complaints and suggestions from the public and hands over the same to various executives at different levels for necessary action. ये जो डिपार्टमेंट है इसके पास जितने भी हमारे पब्लिक के सजेशंस होते हैं या जो भी उनकी कंप्लेंट्स होती हैं वो भी इसी डिपार्टमेंट के पास आती हैं, और ये डिपार्टमेंट मेक श्योर करता है कि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं आपके डिफरेंट लेवल्स के आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन तक वो कंसर्न्स, कंप्लेंट्स या जो भी है वो पहुंचाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टाफ रिक्रिएशन डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ, वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स एंड इज हेडेड बाय वेलफेयर ऑफिसर। अब जो ये डिपार्टमेंट है ये वेलफेयर ऑफिसर जो है उसको हेड करता है। ये डिपार्टमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये देखता है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है, उनके वेलफेयर है, उनकी सेफ्टी है, ठीक है, वो सारी जितने भी कंसर्न्स हैं वो यही डिपार्टमेंट जो है देखता है। और ये और क्या देखता है, जितने की आपकी कैंटीन फैसिलिटी एट सब्सिडाइज्ड रेट्स फॉर द वर्कर्स। अब जो आपकी कैंटीन की फैसिलिटी आपको ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, वहां पे जो रेट्स हैं वो वर्कर्स की लेवल के अंदर है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि वहां पे जो फूड है वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि कोई वर्कर उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे होने चाहिए। रेस्टरूम्स ड्यूरिंग लंच इंटरवल्स, जो आपके रेस्टरूम्स हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस, क्लीनिंग, वो सारी जो है वो भी इसके अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइब्रेरी फैसिलिटी है वो इसके अंदर आ जाती है। कॉमन रूम्स, कॉमन रूम्स क्या होते हैं, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए आपको एक एरिया दिया जाता है, कॉमन रूम होता है जहाँ पे किसी भी तरीके की कोई चीज हो सकती है, कोई इंडोर गेम हो सकती है या टीवी रखा हुआ हो सकता है, जहाँ पे जो वर्कर है जाके कुछ टाइम के लिए अपना मेंटल स्ट्रेस जो है काम का लंच ब्रेक के थ्रू रिलीव कर सकता है, ठीक है। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अगर मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वहां पे टेबल टेनिस होते हैं, कैरम बोर्ड्स रखे जा सकते हैं इंडोर गेम्स के लिए, चेस की फैसिलिटी हो सकती है, साथ ही साथ कुछ टीवी हो सकता है, न्यूज चैनल, मूवीज, किसी भी तरीके की जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो हैं जिससे कि एक बंदा जो है अपना मेंटल स्ट्रेस को कम कर सके लंच ब्रेक के टाइम पे, वो देना जो है वो सब कुछ जो है स्टाफ रिक्रिएशन डिपार्टमेंट के अंडर फॉल करता है। He also ensures provision of such rooms where first aid facilities and other medical facilities are made available for the safety and health of the workers. ये डिपार्टमेंट इस चीज का भी ध्यान रखता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा रूम है जिसके अंदर आपको फर्स्ट एड की फैसिलिटीज दी जाती हैं। कल को किसी को भी चोट लगती है या किसी भी तरीके की कोई इंजरी होती है तो जो फर्स्ट एड है वो किसी भी हॉस्पिटल से पहले आपको इमीडिएटली जो प्रोवाइड करते हैं वो फर्स्ट एड है। तो एटलीस्ट फर्स्ट एड या जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं कि किसी को बुखार है या किसी को कुछ पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, जो बेसिक चीजें होती हैं ये सारी कंपनी के अंदर आपको प्रोवाइड की जाए, ऐसा जो रूम है आपका मेडिकल रूम जिसे हम बुलाते हैं उसकी फैसिलिटी अवेलेबल करना भी स्टाफ रिक्रिएशन डिपार्टमेंट के अंडर फॉल करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जनरल ऑफिस डिपार्टमेंट्स, हमने सारे जो है कवर कर लिए हैं, जो कि हमने देखे थे बहुत सारे थे। अब हम आगे कुछ और डिपार्टमेंट्स की बात करने वाले हैं, तो चलिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसको मैंने टॉपिक को सेपरेट किया है एज अदर इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स। तो इसमें फर्स्ट डिपार्टमेंट हमारे पास है O&M डिपार्टमेंट, विच मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स डिपार्टमेंट। In the Western countries and as well as in USA and Japan, to increase the efficiency of organization and independent O&M department is constituted, ठीक है। तो जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इंडिया के बाहर की जो कंट्रीज हैं, जापान है, यूएसए है, उनके अंदर क्या होता है कि जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स डिपार्टमेंट। The process can be used for any department like factory or sales department. Its main aim is to reduce extra work, indexing of work methods and to make flow for work smoothly. अब इस डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है? इस डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा वर्क है वो कम हो जाए, ठीक है।
जितना भी काम हो रहा है उसकी प्रॉपरली इंडेक्सिंग हो जाए कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। और एक प्रॉपर वर्क फ्लो, एक स्मूथ वर्क फ्लो को मेंटेन कराना जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट इन लाइफ मैनेजमेंट, इन प्रेजेंट वर्किंग एंड इन ऑफिस सर्विसेज। ये लाइफ मैनेजमेंट जो है लेके आता है, उसकी इम्प्रूवमेंट करता है हमारी प्रेजेंट वर्किंग के अंदर जितनी भी हम सर्विसेज दे रहे हैं। To achieve these aims, much paperwork must be done and main function of O&M is to deal with this paperwork. अब एक नॉर्मल फंक्शनिंग, एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये जो सारा काम है पेपर वर्क का, ये सारा जो है वो O&M डिपार्टमेंट हैंडल करता है, ठीक है। चलिए, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हमारा डिपार्टमेंट है वो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। In many organizations, this is an important department. This fulfills the needs of the organization regarding transport. जैसे इसका नाम ही बता रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपोर्ट रिलेटेड नीड्स होती हैं उन सबका ध्यान जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रखता है। दिस डिपार्टमेंट हैज ओन व्हीकल्स ऑफ द फर्म। इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने व्हीकल्स होते हैं वो कंपनी के खुद के ओन व्हीकल्स होते हैं। इफ रिक्वायरमेंट इज मोर देन इट कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स। अगर आपको कंपनी के अंदर और ज्यादा जरूरत है और आपके पास उतना ट्रांसपोर्ट जो है, आपके व्हीकल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप बाहर से भी जो है प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। अब क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है ये डिपार्टमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट्स द व्हीकल्स अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स। जितने भी व्हीकल्स हैं उनको कब कहाँ भेजना है उसके बारे में जो है प्रॉपर जो है एक प्लान बना के रखता है। इट डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स लाइक नंबर ऑफ व्हीकल्स, ड्यूटी ऑफ ड्राइवर्स एंड टर्म्स सेटल्ड विद कॉन्ट्रैक्टर्स। अब किन किन चीजों के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि कितने व्हीकल्स हैं, कितने ड्राइवर्स उस दिन हैं आप अवेलेबल, कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ क्या सेटलमेंट हुई है। It prepares programs to deliver the order and to bring raw material to the firm. अब इसमें और भी क्या ध्यान रखना है कि जितने भी ऑर्डर्स हैं उनकी डिलीवरी और साथ ही साथ जितना भी रॉ मटेरियल आपकी कंपनी के अंदर आना है उसकी भी सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कंट्रोल करना। डिलीवरी नोट्स आर रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू द ऑफिस रूल्स। जितने भी डिलीवरी के नोट्स हैं वो सारे जो ऑफिस रूल्स हमारे डिस्क्राइब्ड हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसके हिसाब से होगा। It also cares about cost of travel, condition of vehicle, loading on return, working time record of drivers and maintenance of vehicles according to record. अब इसकी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसको ध्यान रखना है कि जो भी ट्रैवल हो रहा है उसको कितनी कॉस्ट आ रही है, व्हीकल की कंडीशंस कैसी हैं, क्या वो अच्छी कंडीशन में है, लोडिंग ऑन रिटर्न, जब वो वापस आ गया है आपका व्हीकल उसको दोबारा से लोड करवाना, ठीक है। वर्किंग टाइम की जो ड्राइवर्स हैं उनकी कितने आवर्स की ड्यूटी हो चुकी है, मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल की जो आपका व्हीकल है उसकी कब लास्ट मेंटेनेंस हुई थी, क्या मेंटेनेंस में किया गया था, वो सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे मेंटेन करना जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। डेस्टिनेशन शीट आर प्रिपेयर्ड इन विच वी इज रिटन व्हीकल नंबर, नेम ऑफ द ड्राइवर, असिस्टेंट, वेट, डेस्टिनेशन एटसेट्रा। प्रॉपर डेस्टिनेशन शीट्स की जो है वो बनाई जाती है, उनके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि जो व्हीकल है उसका नंबर क्या है, कौन सा ड्राइवर उसको चला रहा है, कौन सा असिस्टेंट है, कितना उस व्हीकल का वेट है, कहाँ वो जा रहा है। ये जो सारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ये सारी डेस्टिनेशन शीट के अंदर जो है फिल करना भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ही काम होता है। चलिए अभी आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स थे वो फाइनली खत्म हो चुके हैं। इट वाज अ लॉन्ग वीडियो राइट। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंसेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। अब इतनी सारी बातें करी डिपार्टमेंटेशन के बारे में, इतने सारे फायदे, ऑब्जेक्टिव, ये वो इतनी सारी चीजें करी। अब कुछ तो कंसर्न्स भी होंगे ना डिपार्टमेंटेशन को लेके, तो थोड़े से वो भी देख लेते हैं। ये हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है वैसे। चलिए फटाफट से देखेंगे। डिपार्टमेंटेशन इज इनडिस्पेंसेबल for bringing efficiency and control in the functions. अब जो डिपार्टमेंटेशन है उससे बहुत ज्यादा एफिशिएंसी और कंट्रोल आया है सारे फंक्शंस में, वो हम सब ने जान लिया है। बट स्टिल देयर आर सम डेंजर्स व्हिच कैन क्रीप इन द सिस्टम। बट फिर भी कुछ ऐसे डेंजर्स, कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो हमारे डिपार्टमेंटेशन की वजह से हमारे सिस्टम में आ सकते हैं। तो वो क्या है? वी मस्ट बी केयरफुल व्हाइल कैरिंग ऑन दिस प्रोसेस. Contact is almost a neglected identity after departmentation. It toughens the function of control and plan. अब जब आप क्या करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डाल देते हैं ना,
तो जो कॉन्टैक्ट है वो कहीं ना कहीं टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा, तो जो कंट्रोल और प्लानिंग है ना वो अफेक्ट होती है। तो इसलिए वो बहुत टफ हो जाता है डिपार्टमेंटेशन करने के बाद वो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को मेंटेन करना। Departmentation uplifts the standard of the management that also enhances the office cost. अब जब आप डिपार्टमेंटेशन करते हैं तो वो स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं इनहांस कर देता है, जो कि बाद में हमारी ऑफिस कॉस्ट को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। ठीक है, दिस इंक्रीजेस गैप बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द जनरल वर्कर्स। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी हायर मैनेजमेंट होती है, ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, वो सेपरेट एक डिपार्टमेंट की तरह वर्क करती है, तो वो सेपरेट आउट हो जाती है, वो अलग उनका सिटिंग बन जाता है, और जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो जनरल वर्कर्स अलग रह जाते हैं। तो इसकी वजह से वो गैप जो है वो बिल्टअप हो जाता है। Coordination is hard to make after this departmentation. To get the goal of efficiency, one department may act against the other's benefits, which may result into the loss of overall profit and efficiency. ये बहुत ही concerning point है। अब जब आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक डिपार्टमेंट इस तरीके से फंक्शन कर रहा है कि उसके डिपार्टमेंट के तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, पर वो किसी और डिपार्टमेंट को हार्म कर रहा है, किसी और डिपार्टमेंट को लॉस हो रहा है उस डिपार्टमेंट की एक्टिविटी की वजह से। तो इससे क्या हुआ, जो ओवरऑल कंपनी है वो लॉस में जा रही है, पर एक डिपार्टमेंट को अगर हम देखें तो वो फायदे में है, तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है अगर ओवरऑल आप लॉस में जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं वो कंसर्निंग हो जाती हैं, ये एक डेंजर ऑफ डिपार्टमेंटेशन हमारे हैं। तो इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना जरूरी रहता है, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को बिना डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किए काम चलाना बहुत ही टफ है, बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वो हम सब देख चुके हैं कि क्यों है, कंट्रोल ही नहीं रहेगा। पर अब डिपार्टमेंटेशन करनी है तो फिर कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ डील भी करना पड़ेगा और इनके ऊपर एक चेक पॉइंट भी जरूर रखना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है हमारा थैंक यू स्लाइड। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितने भी आपके कंसर्न्स थे इस चैप्टर को लेके, जिसके लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी वीडियो बनाने के लिए, वो मैंने सारे आपके रिजॉल्व कर दिए होंगे, सारे टच पॉइंट्स को कवर मैंने करने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ऑल नोटिफिकेशंस कर देना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। और एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कोई सीरीज नहीं थी वीडियोस की एमओपी के ऊपर, जैसे कि ई बिजनेस की मैं प्रॉपर सीरीज डालती हूँ तो आपको वीकली वीडियो मिलती है, तो एमओपी के साथ ऐसा नहीं है, ये एक ऑन डिमांड वीडियो थी। बहुत ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस की आई थी तो उसकी हमने बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। उसी तरीके से इस टॉपिक के लिए भी बहुत ज्यादा जो है रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो अगर आपको कोई और भी टॉपिक है जिसमें आपको किसी तरीके की कोई डिफिकल्टी आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना के वो कवर कर दूं, तो आप प्लीज मुझे बताइए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और यहाँ पे भी मेंशन है सुरांशु घर, आप मुझे वहां पे पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप नीचे यूट्यूब पे कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं अगर कोई ऐसा टॉपिक है कवर करना है, तो मैं आपके लिए स्पेशली जो है वीडियो एक और बना दूंगी। तो टिल देन थैंक यू। और एक चीज और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको इन चैप्टर्स की बैक एक्सरसाइजेस जो हमारी बुक्स के पीछे में रहती हैं, या कोई मॉडल सैम्पल पेपर्स जो भी आपको एग्जाम्स में हेल्प कर पाए, अगर उनकी जरूरत है तो हम वो भी मिलके सॉल्व कर सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं, और इस तरीके से मैं आपको एक वीडियो में भी दे सकती हूँ। तो जो भी आपको लगे एक प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा, आपको इजी रहेगा, आपको हेल्पफुल रहेगा, आप मुझे बता दीजिएगा। टिल देन बाय बाय।